हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10th मैथमेटिक्स की 3 चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके साथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे जो अतिलघ और दीर्घ प्रश्न आते हैं उन सब पर चर्चा की जाएगी। आज हम लोग एक लेक्चर में पूरी मैथमेटिक्स में बात हम करें तो 4 लेक्चर हो जाएंगे, जिसमें से संपूर्ण गणित हम लोग कर पाएंगे कक्षा 10 की। और जैसा कि अभी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो बच्चे हमारे कक्षा 10 में हैं उन सब के लिए वीडियो एकदम बहुत बेहतरीन, लगभग ये मान के चलें कि 100% ये वीडियो आपको वीडियो से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और गत वर्षों के अनुभव के आधार पर हम ये 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने लगभग क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में मैच कराए हैं। और गत वर्षों में वैसा अभी आकांक्षा क्लासेस परिवार की टीम द्वारा ये पीडीएफ वो तैयार की गई क्लास मैराथन क्लास के तौर पर। इसमें से जो बच्चे हमारे इसको देख लेंगे उन सबके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। पहला चैप्टर जो अपना दिया गया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है √10, √24, रूट में 12 और रूट में 121। तो ये दिया गया, तो इसमें से कह रहा है कि अपरिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। बेटा अपरिमेय संख्या नहीं तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ये परिमेय की बात कर रहा है। परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या कौन सी, ये √10, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर यदि परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट नंबर कोई रहा होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तभी जाकर के वो परिमेय संख्या हो सकती है, अदरवाइज वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये दिया गया 24 रूट में, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय हो जाएगा। ये देखो रूट में 12 दिया गया, ये भी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। और ये दिया गया है ये 121, ये रूट में 121 से हम लिख सकते हैं 11 × 11, अर्थात यहाँ पे हम कर पाएंगे क्या कि यहाँ पे 11 निकलेगा। रूट से बाहर कितना निकाल पाएंगे, 11 निकलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस आधार पर हम ऑप्शन नंबर जो ये चौथा है यहाँ पे, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पर है। इस आधार पर ये ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पर, कह रहा है कि 2 - √3 है। 2 - √3 है, तो देखा जाए यहाँ पर जो 2 - √3 दिया गया है, 2 माइनस में √3, तो ये जो 2 है ये अपने पास परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और यहाँ √3 ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो बेटा यहाँ से परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या यदि हम घटाएंगे तो यहाँ क्या मिलने वाला है, यहाँ अपरिमेय संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2 - √3 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देख पाएंगे, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अगला कि पाई 1 है। पाई कैसी संख्या है। देखो पाई की जो वैल्यू होती है, हम ये कह सकते हैं कि जो निकटतम पाई का मान लिया जाता है 22/7, यहाँ पर जो लिया जाएगा पाई का जो मान होता है 22/7, ये तो परिमेय संख्या में चला जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा के आधार पर जो संख्या P/Q के फॉर्मेट में होती है और जो उसका क्यूब है वो डज नॉट इक्वल 0, अर्थात इस फॉर्मेट में कि P/Q। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P और जो ये Q है ये बिलोंग्स टू Z फॉर इंटीजर यहाँ पे, और जो ये Q दिया गया Q डज नॉट इक्वल 0। तो इस पर्पस से हम कह सकते हैं कि ये जो 22/7 है ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पाई क्या है, तो पाई बेटा एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ये 2 वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 4 जो दिया गया है, इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 संख्याओं का मासा व लासा 105 है। इसका मतलब बेटा जो ये मासा दिया गया, हम यहाँ बात कर लें कि जो मासा होता है वो HCF है। HCF बेटा कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। और लासा दिया गया है, यानी कि LCM कितना दिया गया बेटा, वो दिया गया है 105 दिया गया है। और क्या कह रहा है, यदि उसमें से एक संख्या 5 है, बेटा पहली संख्या यहाँ पर कितना दे रखा है,
यहाँ पे 5 बता रहा है। दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो बेटा हम लोग कक्षा 10 में ये फार्मूला पढ़ चुके हैं कि लासा मासा में कि जो पहली संख्या होती है बेटा और दूसरी संख्या होती है, दोनों का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो HCF इंटू में L, C और M, है ना। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस आधार पर हम देखें यहाँ पर तो क्या अपने पास HCF दिया गया है और पहला नंबर बेटा कितना है, पहला नंबर यहाँ पे 5 है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर आप 5 रखेंगे, इंटू में सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। और HCF बेटा जाते यहाँ पे 15 दे रखा है, तो हम HCF की जगह यहाँ पे कितना कर पाएंगे 15, और गुणे में LCM कितना दे रखा है 105 है, तो यहाँ पे कितना कर पाएंगे आप 105 हो जाएगा। तो सेकंड नंबर निकालना है तो आप सेकंड नंबर को आप यहीं पर रखेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 15 और गुणे में हो जाएगा 105, और हम यहाँ पे ये जो गुणे में संख्या ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे आपके भाग में आ जाएगी। तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15, तो सेकंड नंबर यहाँ पे जो निकल आएगा तो 3 से गुणा कर लेंगे तो तीनों 5 15, ये और 0 है तो 15 ही हो जाएगा, और 3 एकम 3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दूसरा नंबर जो हमारा आएगा वो 315, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 315। तो बच्चे ये याद रखेंगे कि जो ये फार्मूला दिया गया इस आधार पर बेटा एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अवश्य देखने को मिलेगा। इसी आधार पर या तो पहली संख्या पूछेगा या तो दूसरी संख्या पूछेगा या फिर कहेगा लासा बता दीजिए, अर्थात यहाँ पे LCM बता दीजिए या फिर HCF। तो इस आधार पर बेटा इसका आंसर आप निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो दिया गया है निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो बेटा जो अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो दिया गया है कि जो 2 है, यहाँ पे जो 2 दिया गया ये बेटा परिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पर हम बात करें जो अगला नंबर ये अपना तीसरा दिया गया ये भी परिमेय संख्या। परिमेय होने का कारण क्या है, क्योंकि ये शांत संख्या है ना, शांत संख्या। ये 22/7 भी क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि परिमेय संख्या का कैसी परिमेय संख्या होती, जो P/Q के फॉर्मेट में हो, और हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो है ये P और जो Q है ये बिलोंग टू Z, यानी कि ये क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और यहाँ पर Q डज नॉट इक्वल 0। इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा, ये 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, और यहाँ पे 2.23 ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, और 22/7 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि 2.232425 यहाँ पे इस प्रकार से ये 5 है, तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूअस है। ये देखो अशांत है बेटा, ये क्या है, ये अशांत यहाँ पे दिया गया है, ये अशांत है। और अशांत कैसा, अशांत हम अनावर्ती है, एक होता अशांत आवर्ती। तो और यहाँ पर इसके नंबर देखो, ये दशमलव लगा हुआ, दशमलव के बाद ये नंबर सब बदल रहे हैं, इसलिए ये अनावर्ती है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, कि अनावर्ती, तो ये अशांत अनावर्ती हो जाएगा। एक होता अशांत आवर्ती, यहाँ पे जैसे हम बात करें कि जो अशांत है, अशांत एक आवर्ती होता है, तो आवर्ती में क्या हो जाएगा, जैसे हम बात करें 0.5555 सेम नंबर की रिपीटिंग होती है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। यानी बार बार वही नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 2.232425 करके, और फिर डॉट 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 है। यदि ये डॉट 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 नहीं होते तो ये फिर क्या हो जाता, ये परिमेय संख्या हो जाता, अर्थात ये शांत हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये संख्या क्या है, अशांत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो दिया गया है वो अशांत अनावर्ती है, इस कारण से ये संख्या अपरिमेय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात पूछ रहा है बेटा। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात, तो यहाँ पे 2 की घात कैसे बना पाओगे, जो ये 100 दिया गया अपने पास क्या 144, तो आप इसके फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए 144 के। आप 144 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग लगा दीजिए यहाँ पर, तो 2 सती 14 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। आप फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, और 2 6 कितना हो जाएगा 12। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 8 कितना हो जाएगा 16, और 2 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बेटा ये जो 144 है, 144 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं वो क्या निकले हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 2
और इंटू में 2, इंटू में 3 और इंटू में 3। आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 और 4 बार तो 2 आया है, 1 2 3 और 4 बार, फिर यहाँ पे 3 2 बार आया, फिर आप क्या कर पाएंगे 2। देखो इन सब की घात 1 है, यहाँ पे इन सब की घात कितनी है 1 है, तो आप घात यहाँ पे जोड़ लीजिए 1 2 3 4। घात क्यों जोड़ पा रहे हैं? क्योंकि बेटा आधार समान होता है इसलिए घातें हम जोड़ पाते हैं, क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि यहाँ पर a की पावर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x हो जाएगा और इनटू में यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगा y। देखो बेटा आधार समान इसलिए गुणे में घातें जुड़ जाती है, तो a की पावर कितना हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये आधार जो अपने पास दिया गया ये 2 ही दिया गया, और 1 2 3 और 4 घात हम जोड़ पाएंगे, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, और गुणे में ये देखो 3 है यहाँ पे, इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। लेकिन हमसे पूछा क्या गया सवाल में 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बेटा यहाँ पे कितनी है, तो 2 की घात यहाँ पे 4 निकल ली, जैसा कि ऑप्शन यहाँ पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये पूछा हुआ सवाल है, क्योंकि ये 2022 का पूछा हुआ सवाल है, और उस टाइम हम केंद्र व्यवस्थापक थे। पेपर जैसे हमारे हाथ में आया हमने देखा कि ये तो पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमें तब से ही याद है कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बराबर लगातार पूछे जा रहे हैं। तो कोई मुश्किल से सवाल नहीं है, बहुत छोटे सवाल हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड खड़ाक से आप क्या करेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जो अपने पास फैक्टर बनने उनकी घातें जो बन रही है आराम से जोड़ करके हम लोग जान पाएंगे। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया, यदि p स्क्वायर एक सम संख्या है तो p 1 है, तो बेटा p कैसी संख्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये पूछ रहा सम संख्या विषम संख्या। अब यहाँ पर आप पहले तो ये देखें कि जैसे कि हम यहाँ पे कोई सम संख्या ले रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो सम संख्या है यदि इसका बेटा स्क्वायर कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, आपको सम संख्या मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो जरा, जैसे कि यहाँ पे एक 2 सम संख्या है बेटा, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4। देखो यहाँ पे सम संख्या का वर्ग किया जा रहा तो सम संख्या मिल रही है। और इसी तरीके से यदि हम यहाँ बात करें हम विषम संख्या को ले लें, यहाँ पे विषम संख्या और विषम संख्या का बेटा क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको विषम संख्या मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, 3 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। देखो विषम मिल गया। तो इस आधार पर यहाँ क्या कहा जा रहा है कि p एक स्क्वायर कर दिया जाए तो एक सम संख्या है बेटा, स्क्वायर करने पर सम मिल रहा है। तो यदि स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर किसी का स्क्वायर करेंगे सम मिल रहा है, इसका मतलब p कैसा नंबर रहा होगा, तो सम संख्या रहा होगा। p कैसा रहा होगा, सम संख्या। कि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम मिलेगा, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा आपको, विषम संख्या मिलेगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर एक सम संख्या है, तो p क्या है, यानी इसका स्क्वायर किया गया तो सम मिला, तो फिर p कैसा रहा होगा, तो p बेटा कैसा रहा होगा, p आपको सम संख्या रहा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या a तथा 18 का एलसीएम 36 तथा a और 18 का HCF 2 है तो a का मान। अभी इस आधार पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ये फार्मूला क्या पढ़ा था बेटा, यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे पढ़ा था क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये पढ़ा था बेटा अभी हम लोगों ने क्या, कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इक्वल में HCF इंटू में LCM, ये पढ़ा था। तो अब यहाँ पे देखा जाए, कह रहा है यदि संख्या a तथा 18 का, ये पहला नंबर मिल जाएगा आपको, ये 18 क्या मिल जाएगा बेटा, दूसरा नंबर। तो यहाँ हो जाएगा a गुणे दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 18, और दे रखा है का जो LCM है, LCM 36 है, तो यहाँ पे इंटू LCM की जगह आप लिख लीजिए 36 हो जाएगा। तथा a और 18 का HCF 2 है बेटा, HCF कितना है, HCF 2 रखा है, तो यहाँ पे HCF हम लोग कितना कर पाएंगे, 2 कर पाएंगे। तो कह रहा a का मान क्या होगा, तो आप देखिए बेटा 18 एकम 18 दुना कितना हो जाएगा 36, a आपका ऐसे ही रहा, और 2 दुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो a का मान कितना मिल जाएगा बेटा आपको, a का मान यहाँ पर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है, चौथा ऑप्शन दिख रहा है ये वाला। तो a का मान बेटा कितना हो जाएगा 4। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और इस आधार पे बेटा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो आप पहले ही प्रैक्टिस करके जाएं कि परीक्षा में आप चूक ना पाएं और आप अपना बेहतर रिजल्ट बना पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 96 और 404 का मासा क्या होगा। तो देखो आपको बेटा MCQ करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना, तो पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से शॉर्टकट से भी काम चला सकते हैं। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि जो मासा होती है वो क्या होती है, वो छोटी से लासा छोटी छोटी संख्या होती है, और जो ये मासा होती है वो कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी संख्या होती है। क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या
ये किसके लिए प्रयोग किया जाएगा? मासा के लिए, क्योंकि ये लासा छोटी छोटी संख्या होती है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, लेकिन ये मासा आपको देखने में हम एकदम छोटा लगेगा, और क्योंकि यहाँ पे कितना दिया गया 96 और 404। अब इसमें से आपको देखना कि जो सबसे छोटा नंबर मिल जाए और उसी से ये दोनों संख्याएं बराबर विभाजित हो रही हैं, वो आपका क्या हो जाएगा? वो मासा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये 96 दिया गया है, ये सबसे छोटा नंबर आपको चेक करना होगा। ये 4 दिया गया है, तो यहाँ पे देखा जाए कि जो 96 है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा 16, तो 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। तो आसानी से ये कट गया। क्या ये भी कट पाएगा? तो ये 4 से 4 एकम कितना हो जाएगा? 4 ये 0, 4 एकम 4, बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे चौथा हो जाएगा। या आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसमें क्या करेंगे कि इन दोनों का क्या करेंगे आप? भाग, जिससे आप मासा निकाल पाएंगे। तो आप सबसे बेहतर तरीका तो यही रहेगा, आप समय बचाएंगे यहाँ पे कि जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर ले लीजिएगा और जो 2 नंबर दिए जाएंगे उनको भाग लगा दीजिएगा। यदि इससे भाग नहीं जा रहा है, फिर इससे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, यहाँ पे 8 से भाग लगाएंगे, क्या चला जाएगा? तो सबसे छोटा नंबर ऑप्शन में आपको देख लेना, वहीं से आपका ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा। तो आप 4 से इसको भी काट पाएंगे और 4 से इसको भी काट पाएंगे, इसलिए चौथा ऑप्शन ये बिल्कुल वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? बेटा आपने कक्षा 9 में भी सीखा होगा कि 2 जो नंबर लिए जाते थे, हम लोग उनके बीच नंबर निकालते थे कि 2 नंबर लिए जाते थे, और एक फार्मूला हुआ करता था क्या कि नंबर बीच का निकालने के लिए कि 1/2 इन ब्रैकेट x + y, ये एक फार्मूला हुआ करता था बीच की संख्या निकालने के लिए। तो 2 संख्या के बीच में संख्या निकालते थे, फिर उस संख्या के बीच संख्या निकालते थे, तो वैसे तो बहुत सारी संख्या निकालते रहते थे। तो इस आधार पर तो वो प्रोसेस बंद ही नहीं होगा, क्योंकि हर 2 संख्या के बीच में एक आपको संख्या मिल जाएगी। तो इस आधार पर जो प्रश्न है कि यार 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर अनंत परिमेय संख्या होती है। आप लगातार उनके बीच संख्या निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले के आधार से भी आपको ज्ञात होगा कि हम 2 परिमेय संख्या लेंगे तो बीच में संख्या हमेशा निकालते रहते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? अनंत हो जाएगा यहाँ पर इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब ये 10 क्वेश्चन रहे अपने पहले चैप्टर के वास्तविक संख्या के, और यहाँ पे दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आगे, और ये बेहद परीक्षा के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। और ये पहला क्वेश्चन दिया गया संख्या, ये 7 × 11 × 13 + 13, व देखो इस प्रकार का ये नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये जो नंबर दिया गया यहाँ पे कह रहा कि ये, और फिर आगे दिया गया है इस प्रकार से कि कौन सी संख्या है, मतलब कैसी संख्या है। तो यहाँ से ये देखो, देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 7, 11, 13 + 13 ये सब अभाज्य नंबर है, ऐसे अभाज्य संख्याएं। तो कह रहा कि इनका सोल्यूशन निकलेगा तो वो क्या निकलेगा? तो सोल्यूशन क्या निकलेगा बेटा? वो भाज्य संख्या निकलेगा। वो कैसे निकलेगा अभी देखते हैं हम लोग। तो भाज्य संख्या, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इतने पोर्शन को आप हल करेंगे तो आप क्या पाएंगे? हो जाएगा क्या? 7 × 11 × 13 और प्लस में हो जाएगा 13। यहाँ से देख पा रहे होंगे यदि हम 13 यहाँ पे कॉमन कर लें तो बेटा क्या बचेगा? 7, और गुणे में हो जाएगा 11, और गुणे में 1 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 13, और ये 11 × 77 और 1 × 77 ही हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये 13 और ये कितना हो जाएगा? 77, और ये कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। देखो 78 को हम और भागों में भी तोड़ सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 गुणे में 2 से इसको यहाँ पे भाग भी दे सकते हैं इसको 78 को। तो ये हो जाएगा कितना? 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 2 × 9 = 18 गुणे 2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपने एक परिभाषा सीखी होगी किसकी? भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या सीखी होगी कि कोई नंबर लिया जाएगा, उस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड आपको मिल रहे हैं, 2 से अधिक गुणनखंड बेटा उसको मिल रहे हैं, तो संख्या कैसे हो जाएगी? वो भाज्य संख्या हो जाएगी। क्योंकि जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक हो जाते हैं वो संख्या हमारी भाज्य संख्या में आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, यहाँ पे एक 13 है और एक ना 39 है, और देखो कितना दिया गया? 2 दिया गया। तो 2 से अधिक गुणनखंड, इसका मतलब संख्या क्या रही होगी? भाज्य रहेगी। इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में इसको कर पाएंगे। वैसे ही सेम प्रकार से इसको भी कर पाएंगे। ये भी संख्या कैसी हो जाएगी बेटा? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सलूशन इस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 2 संख्याओं a व b का HCF क्या होगा? तो a और b का HCF यहाँ पे, तो ये हम मान के चलें कि देखो कोई 2 नंबर दिए जाते हैं, 2 नंबर दिए जाते हैं, यदि वो सह अभाज्य हैं, वो क्या है? सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 सह अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि हम यहाँ पर कर लें क्या कि हमने यहाँ पे कर लिया
कि यहाँ पे 5 कर लिया और यहाँ पे कितना कर लिया, यहाँ पे हमने 6 कर लिया। तो अब यहाँ पे मासा इन दोनों का निकालना है। तो मासा कैसे निकालेंगे, हम लोग एक संख्या से दूसरी संख्या को भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर देंगे किसको, 6 को। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम 1 को यहाँ पे 1 से डिवाइड देंगे, किसको भाग करेंगे, 5 को। तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि पूरा पूरा हो जाएगा। तो जो ये नंबर हमारा बचता है, ये तो हमारा HCF है। ये क्या है, HCF है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो यदि अभाज्य संख्या है तो उनका क्या हो जाएगा, मासा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मुझको लग रहा है यहाँ यही कह रहा है कि दो संख्याओं का A और B का शायद यहाँ होना चाहिए था क्या, कि दो अभाज्य संख्या यानी दी गई है A और B का HCF क्या होगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया यहाँ पे, कह रहा है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने 144 का अभाज्य गुणनखंड किया था, उसी प्रकार से हम लोग 156 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे कर पाएंगे, देखो आप यहाँ पे देखिए, 2 से करेंगे तो 2 से 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 2 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। और 2 तिया 6 और 2 नवा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बेटा 3 से कर पाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 13 हो जाएगा, 13 कम कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या कर पाओगे बेटा, यहाँ पे देखो कितना दिया गया, 2 और गुणे में 2 और गुणे में 3 और गुणे में 13। तो ये क्या हो जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हम लोग कर पाए, क्योंकि 156 था, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, है ना, फिर इस प्रकार से कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, प्रश्न का सोल्यूशन आपको आसानी से यहाँ पे मिल गया होगा। जो 4 है, कह रहा है 144 व 198 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम यानी मासा की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे कर पाएंगे, देखिए जरा। और इस प्रकार के सवाल कई बार पूछे गए हैं। कह रहा है 144, तो 144 के यहाँ पे गुणनखंड कर लिए जाएं। यहाँ पे आप काट पाएंगे 2 से, 2 सती 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर यहाँ पे 18 दूना 36, 2 से काटेंगे तो 2 नवा 18, यहाँ पे 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 198 के हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर पाएंगे। तो 2 से करेंगे गुणनखंड, क्योंकि पीछे देखो ये गुणनखंड आप सभी को आता होगा, क्योंकि पीछे क्या सम संख्या दिख रहा है, तो इस आधार पर हम लोग 2 से गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे जब गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा कि 2 नवा 18 हो जाएगा और 1 हासिल, तो फिर 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से अब 3 से कर पाएंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और यहाँ पे 11 ये 11 हो जाएगा, 11 एकम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड कर पाएंगे। लेकिन हमको चाहिए क्या कि 144 से 198 का मासा चाहिए, महत्तम समापवर्तक चाहिए। तो आप क्या कर पाएंगे कि 144 के गुणनखंड क्या है, यहाँ पे दिया गया है 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, कितनी बार है यहाँ पे 1 2 3 और 4 बार है, तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 और गुणे में 3 दे रखा है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, 198 के गुणनखंड यहाँ पे क्या दिए गए 198, तो 198 के गुणनखंड है अपने पास हो जाएगा 2, गुणे में हो जाएगा 3, फिर गुणे में हो जाएगा 3, फिर गुणे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा ये 11। तो अब देखिए यहाँ पे HCF चाहिए, क्या चाहिए HCF। तो HCF क्या मिल पाएगा, जो कॉमन एरिया होती है दोनों में पार्ट जो होगा ये हो जाएगा 2 ले लिया जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये देखो 3 यहाँ पर 2 बार दिया गया और 3 यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये ले पाएंगे, तो ये 3 गुणे में 3। और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जो हम लोग कॉमन यहाँ पर कर पाए। तो जो चीजें कॉमन होती वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बोले तो ये मासा है बेटा, तो ये हो जाएगा मासा। तो यहाँ पर मासा कितना मिल पाएगा कि 3 त्रिका 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर 144 व 198 का मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे 100 केवल यहाँ पे 18 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया कि गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पे गुणनखंड विधि जो ऐसे फैक्टर कर रहे थे, इसी मेथड से यहाँ पे करना है आपको कि गुणनखंड विधि 510 और 92। तो यहाँ पे क्या कर लिया जाए, 510 का आप उसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे यहाँ पे। तो ये 510 दिया गया,
ऐसे कर लेते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर। और देखो 2 दूना 4, 1 बच जाएगा यहाँ पर तो 11 हो जाएगा, 2 पंची 10 हो जाएगा, फिर 2 पंची कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर ये विषम संख्या पीछे आपको दिख रहा है तो अब क्या कर पाएंगे, 2 से तो काट नहीं पाएंगे तो यहाँ पे आपको 5 से विभाजित करना पड़ेगा। तो 5 पंचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और 5 चम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 51 है तो 51 किससे आप काट पाएंगे, 51 तो एक अभाज्य नंबर में चला जाएगा, 51 तो किसी से नहीं कटेगा। तो फिर आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, 51 को 51 से ही आप इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो ये 51 कितना हो जाएगा, ये एक बार में चला जाएगा। फिर अगला वाला यहाँ क्या करेंगे, ये दिया गया 92, 92 दिया गया, आप 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तियां कितना हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तियां 6 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 23, तो जो 23 है तो 23 से कम 23 ही कटेगा। तो हम यहाँ पे ये काट पाएंगे, कर पाएंगे क्या कि जो 510 दिया गया, 510 के गुणनखंड क्या बन पाए यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 2 गुणे में 5 और गुणे में कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें ये दिया गया 92, तो 92 के जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ बन पाएंगे क्या कि 2 और गुणे में 2 और गुणे में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, गुणे में 23 है। तो अब यहाँ पे बात करें कि जो HCF निकालेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे इन दोनों का, तो HCF जो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से देखा जाए ये 2 दोनों में कॉमन तो 2 हो जाएगा और तो कुछ नहीं दिख रहा कि कॉमन है। तो जो HCF है वो अपना 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा LCM, तो LCM निकालने के लिए जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा। ये देख लीजिए दोनों कॉमन ही एक बार हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 और गुणे में 2 और कहीं नहीं, तो ये 2 है तो ये भी लिखना होगा आपको। और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, ये 5 करना पड़ेगा और ये फिर 23 करना पड़ेगा और कितना हो जाएगा ये 51 हो जाएगा। तो इन नंबरों का आप पूरा गुणा करेंगे और जब गुणा कर लेंगे तब इसका आंसर पूरा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा होगा, आप इधर गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20 और गुणे में कितना हो जाएगा 23 और गुणे में कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो आप आसानी से इनका गुणा कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणनखंड से हम लोग 510 और 92 का महत्तम समापतक आसानी से निकाल पाएंगे। अगला क्या दिया गया है, 2 संख्याओं 90 व 144 का LCM 720 हो और HCF ज्ञात करो। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन किए कि उसी फार्मूले पर, किस फार्मूले पर कि पहली संख्या बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बराबर में क्या हो जाएगा LCM और इनटू में HCF, ये है यहाँ पे। तो ये कह रहा कि 1 मिनट, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, ये क्वेश्चन था, हाँ ये क्वेश्चन है 90 और 144 का। तो देखो ये दिया गया तो यहाँ पर हम लोग क्या कर पाएंगे, जो पहली संख्या अपने पास है वो पहली संख्या कितनी है बेटा 90 है, पहली संख्या अपने पास 90 है और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, दूसरी संख्या अपने पास है वो कितना दे रखा है 144 है, 144 है। और जो LCM है, LCM कितना दे रखा है वो है 720 है LCM। और जो यहाँ पे HCF है यही तो ज्ञात करना है, HCF ये बेटा ज्ञात करना है। तो ऐसे फार्मूले तो आप अभी पढ़ चुके हैं क्या कि पहली संख्या, देखो अब ये अपने पास की बार HCF पूछ लिया तो हम जानते हैं क्या कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा HCF इनटू में LC और M हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए कि पहला नंबर दे रखा है तो पहला नंबर 90 ऐसे ही रख लेंगे, सेकंड नंबर जो दूसरा दिया गया 144, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, बराबर में HCF कितना है, HCF निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HC और F इनटू में LCM बेटा कितना दे रखा है 720 है, तो LCM कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। देखो ये गुणे में तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 गुणे में 144 और इसे हम क्या कर पाएंगे, ये हो जाएगा 720 और बराबर में क्या हो जाएगा HCF यही तो निकालना है बेटा। तो यहाँ से देखो 0 से तो 0 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 अठी 72 होता है बेटा, 9 अठी 72 होता है और 8 से काट पाएंगे
या और आप सिंपल करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 सती 14 हो जाएगा, और 2 दुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दुना 4, और 2 तिया 6, और 2 6 कितना हो जाएगा 12, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, 18 दुना 36, यानी कि HCF कितना निकल आया, HCF यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 18 बेटा। तो इस प्रकार से आप कर पाएंगे, या ये एकदम बेसिक लेवल से आपको बताया जा रहा है। जो बच्चे हमारे स्टैंडर्ड तरीके से वो कर रहे हैं तो और आसानी से तुरंत काट के आप कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल वे हम इस प्रकार से फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल LCM एंड इंटू HCF के वाले फार्मूले से, इस फार्मूले से आसानी से हम आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आप ऐसे करेंगे। बोर्ड एग्जाम में ये चीजें याद रखेंगे कि जो ये काट पीट वाला जो भी ये सब कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं रफ पर वर्क कर लेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, जैसे कि बुकों में छपा होता उस आधार पर फेयर कॉपी उस पर आप लिखेंगे। इसीलिए मैथमेटिक्स में रफ का वर्क कराया जाता है। तो इस प्रकार से काट पीट उस पर आपके मेन पेज वाले पर होनी नहीं चाहिए। तो ये सब रफ पर करेंगे और फ्रेश आंसर आप अपनी कॉपी पर नोट कर पाएंगे। फिर अगला लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, उसी चैप्टर के दिए गए, कह रहा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बेटा √3 हो गया या √5 हो गया या √2 हो गया, इन दोनों में से तो तय है, 100% दावे के साथ कहते हैं कि या तो आपको बोर्ड एग्जाम में √3 मिलेगा, या फिर √2 मिलेगा, या फिर आपको √5 मिलेगा। तो प्रोसेस तीनों का एक है। ये 2 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसको कैसे हल कर पाएंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये सिद्ध करना है इस बात को कि अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हल करेंगे। तो मान लेंगे कुछ देर के लिए कि मान लेंगे बेटा कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो √3 एक परिमेय संख्या है बेटा, ये मान के चला गया है, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो फिर ये P/Q के फॉर्मेट की होगी। जो √3 है तो ये P/Q के प्रकार की होगी। और यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो P और Q है ये क्या है बेटा, सह अभाज्य पूर्णांक है। ये सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका मासा 1 होता है। तो यहाँ अर्थात P और Q का जो मासा होगा 1 होगा, या हम ये कह सकते हैं कि P और 1 किससे विभाजित होगा, केवल 1 से विभाजित होगा। तो अब आगे यहाँ पे देखेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। कुछ देर के लिए बेटा हम मान कर चल रहे हैं। फिर √3 यदि परिमेय संख्या तो बेटा P/Q के प्रकार की होगी। फिर अब हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो बेटा वर्ग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 इसका देखो वर्ग कर दिया गया, और P/Q का भी क्या कर दिया गया, वर्ग कर दिया गया। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इक्वल में ये बेटा हो जाएगा P² क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा। इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, 3Q² इक्वल में ये क्या हो जाएगा, P²। इससे समीकरण 1 बना देंगे हम लोग। यहाँ से क्या पता चलता है, एक इसके पहले थ्योरम प्रमेय कराई जाती है कि कोई एक नंबर यदि किसी कोई है उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया जाए तो उस नंबर को, यदि कोई नंबर काट रहा तो उस नंबर को काटेगा। अर्थात आप यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या कि यदि ये 3, ये जो 3 बेटा यहाँ पे है, ये जो 3 है यहाँ पे, ये 3 P² को विभाजित कर रहा है, तो 3 किसको करेगा, P को भी करेगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि अतः 3 P² को विभाजित करता है, इसलिए 3 P को भी विभाजित करेगा। बेटा ये जो 3 है, 3 P² को विभाजित करता है, तो 3 किसको करेगा, P को करेगा। यानी 3 बेटा जो है वो P को विभाजित करेगा तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P इक्वल में कितना हो जाएगा, 3 के। बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर, यदि ये 3 जो है P को विभाजित करेगा तो 3
p को विभाजित करेगा तो कुछ तो मिलेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p इक्वल में 3 के। तो कैसे लिख पाएंगे इसे? तो यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि माना क्या कर पाएंगे बेटा कि अभी हमने क्या बताया कि ये जो 3 है, 3 किसको विभाजित कर रहा होगा? p को। तो क्या मिलेगा? k, अर्थात p इक्वल में कितना कर पाएंगे? 3 के। तो यही यहाँ लिखना है क्या कि p इक्वल में कितना हो जाएगा? 3 के। और 3 के, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख पाएंगे कि जहाँ पर ये जो k है, k एक क्या है बेटा? k एक पूर्णांक है। k क्या है? एक पूर्णांक है। तो k एक पूर्णांक है। फिर अब यहाँ पे क्या कर पाएंगे? तो p इक्वल में कितना हो जाएगा? 3 के हो जाएगा। तो अब बच्चे ध्यान दें यहाँ पर कि ये इक्वेशन जो फर्स्ट है, यहाँ पर हम लोग p की वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या? समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, तो p का मान रख लेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 बेटा यहाँ पे क्या दे रखी है कि 3 इक्वल में p की जगह हम क्या रख पाएंगे? 3 के। और यहाँ पे बेटा क्या है? वर्ग है। तो यहाँ क्या कर पाएंगे? वर्ग कर पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इक्वल में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये k स्क्वायर हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो जाएगा, अर्थात q स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3k स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो 3 है, ये q स्क्वायर को विभाजित करेगा। फिर उसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः 3q स्क्वायर को विभाजित करता है। ये बेटा 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। ये 3q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3q को विभाजित करेगा। ये समीकरण यहाँ पर सेकंड बना लेंगे। अब यहाँ से बात क्या निकल के आ रही है कि p और q दोनों सह अभाज्य संख्याएं थी। ये दोनों सह अभाज्य हैं, ये सिवाय एक के और किसी से कट नहीं सकती, अर्थात विभाजित नहीं हो सकती है। तो यहाँ तो q भी 3 से विभाजित हो रहा है और यहाँ पर p भी 3 से विभाजित हो रहा है। दोनों समीकरणों से ये ज्ञात हो रहा है कि जो ये प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो यहाँ लिख क्या पाएंगे? यहाँ लिखेंगे बेटा कि यहाँ लिख पाएंगे क्या कि समीकरण 1 व 2 से हमारी अवधारणा असत्य है। समीकरण 1 और 2 से हमारी अवधारणा असत्य है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि बेटा ये जो p और q दिया गया है ये 3 से विभाजित हो रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? 3p को विभाजित करता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 3q को विभाजित करता है, अर्थात 3p और q दोनों को विभाजित करता है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि हमारी अवधारणा बिल्कुल असत्य है और ये √3 ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो बेटा इसी प्रोसेस से या तो √2 पूछेगा, या तो √5 पूछेगा, या तो फिर √3 पूछेगा। आप बेहतरीन तरीके से ऐसे ही एज इट इज कर पाएंगे। तो 2 नंबर आपके एकदम फिक्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हमें, तो हम कुछ देर के लिए मान के चलेंगे कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है बेटा, तो ये यदि परिमेय संख्या है तो ये 5 - √3 ये फिर p/q के प्रकार का होगा। और ये p और q क्या है? यहाँ पर p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक है यहाँ पे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 5 - √3 p/q के प्रकार का है। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे क्या? 5 -
P/Q इक्वल में √3। देखो -√3 उस साइड ले जाएंगे तो +√3। तो अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो ये 5 - P/Q है, ये 5 भी एक पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और P भी पूर्णांक है। तो ये एक परिमेय संख्या बन जाएंगे यहाँ पर 5 - P/Q। एक यहाँ पे बेटा क्या है, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और ये जो √3 है बेटा, ये क्या है, ये है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो दिया गया ये परिमेय संख्या है और इधर ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये हम कर रहे हैं, ये जो हमारी अवधारणा है, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि अतः हमारी अवधारणा असत्य है, इसलिए ये जो दिया गया क्या 5 - √3 ये क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय संख्या। यहाँ से एक बार ध्यान देंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या थी, कुछ देर के लिए मान के चले थे, तो परिमेय तो P/Q के प्रकार की हो जाएगी। और इसे हमने क्या कर लिया, P/Q इस साइड में लाए और √3 उस साइड में। तो यहाँ पर ये दोनों, ये पूर्णांक है 5 और Q, और ये P पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ ये 5 - P/Q एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारी अवधारणा असत्य है। ये 5 - √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग इसको सिद्ध कर पाएंगे। फिर अगला इसी प्रकार से दिया गया कि लगभग उसी प्रकार से ये भी है, बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये मान के चलेंगे इसमें भी कि माना 7√5 बेटा क्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कुछ देर के लिए मान के चल रहे हैं बेटा, ये 7√5 एक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या बेटा, तो ये 7√5 परिमेय है, तो ये P/Q के प्रकार का होगा। और यहाँ फिर वही लिखेंगे क्या, P और Q यहाँ पे क्या है बेटा, सहअभाज्य पूर्णांक है, यहाँ पे सहअभाज्य पूर्णांक है। और यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, 5 इक्वल में ये हो जाएगा P/7Q। फिर जैसे अभी अगले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा था क्या कि यहाँ P/7Q, बेटा P भी पूर्णांक है और 7Q भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये एक क्या बन जाएंगे, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तथा बेटा यहाँ पे √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही कंडीशन हुई कि ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय। ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, अतः हमारी अवधारणा असत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः हमारी अवधारणा असत्य है। इस प्रकार हम कह पाएंगे, इस प्रकार 7√5 एक क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप सिद्ध कर पाएंगे कि 7√5 एक क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो एक चैप्टर अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और ये बेटा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे जब आप पेपर देकर आएंगे। और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको याद आएगा कि नहीं गुरुजी कह रहे थे। और जो बच्चे ध्यान दे लेंगे, उनके प्रश्न पत्र में ये जब प्रश्न मिलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं सर जी ने बताया था, उनके बताए प्रश्न मिल रहे हैं यहाँ पर। तो और जो बच्चे ध्यान नहीं देंगे वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में छोड़ करके आएंगे। तो सभी बच्चों को ये सचेत किया जाता है
कि जो ये प्रश्न करवाए गए हैं ये वो प्रश्न हैं जो कि हूबहू परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। ऐसा नहीं कि ये हमने कहीं से उठाया क्वेश्चन को करवा दिया। इन क्वेश्चनों को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और चैप्टरों से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, और उसी प्रकार से ये दूसरा चैप्टर यहाँ पे क्वेश्चन आपको उसी प्रकार सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है क्या बेटा, कि निम्न में से बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जो अपने पास विजय व्यंजक होता है उसमें जो चर होते हैं, जो चर की घात होती है वो कहीं ना कहीं पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ जो पहला दिया गया ये कितना दिया गया है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 4। तो बेटा स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में 4 हो जाएगा। तो एक्स की घात यहाँ पे 1 हो जाएगी जो कि पूर्ण संख्या तो है, तो ये तो अपना आंसर तो हो जाएगा। अगला चेक कर लेते हैं, ये क्या दिया गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 3। ये रूट में x है और ये प्लस में 1 है, तो इसे हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और x, ये देखो रूट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2, और ये +1, यहाँ पर ये 1/2, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन वैसे ही गलत है। हालांकि ऑप्शन तो मिल चुका है पहला, और आपको इस प्रकार से मिलेंगे तो आप वेरीफाई करा पाएंगे। ये दिया गया y और प्लस में हो जाएगा 2y, इसे हम क्या कर पाएंगे, ये y प्लस में हो जाएगा 2y इनवर्स। ये देखो ये पावर आपको -1 में मिलेगी जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार से ये देखो दिया गया चौथा वाला 3, जो t दिया गया तो t की पावर कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस में t√2 हो जाएगा। तो यहाँ जो चर है, चर की घात यहाँ पे पूर्ण संख्या ना होने के कारण ये बेटा आंसर असत्य हो जाएंगे, ये भी अपना गलत हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर को बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या दिया गया, कह रहा है निम्न में से कौन से रैखिक बहुपद हैं। तो रैखिक बहुपद हैं बेटा, देखो रैखिक बहुपद जो होते हैं उनकी घात 1 होती है, और जो द्विघात बहुपद होते हैं उनकी घात 2 होती है, जो त्रिघात बहुपद होते हैं उनकी घात कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे दिया गया निम्न में से रैखिक बहुपद कौन सा है बेटा, यहाँ ये चर है और चर की घात यहाँ 2 है, तो ये तो द्विघात हो जाएगा, ये तो आंसर अपना होगा नहीं। और दूसरा वाला ये देखो यहाँ पे पावर 1 है, जिसकी घात 1 होगी वही बेटा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ घात 2 दिख रही है, ये द्विघात में चला जाएगा, ये नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ये, तो इसकी घात 0 हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे बी वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल क्या है। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, अल्फा। शून्यकों का जो योगफल है वो होता है बेटा क्या, अल्फा। शून्यकों का योगफल देखेंगे बच्चे यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल, तो b क्या है बेटा, ये जो समीकरण दी गई है यहाँ पे, इसकी व्यापक जो बहुपद की समीकरण क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये इसकी बेटा व्यापक समीकरण दी गई। तो यहाँ पे ये जो b है बेटा x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 5 माइनस में, और a क्या है बेटा, x² का गुणांक है, तो यहाँ x² का गुणांक कितना है, 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो ये बेटा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है -5/3, ये आंसर आपका निकल आएगा। तो -5/3 आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे कह रहा बहुपद px = 4x² + 7x - 5x³ की घात है। तो बहुपद में जो चर की घात अधिकतम होती बेटा, सबसे बड़ी घात होती वही बहुपद की घात होती। तो यहाँ कुछ करना है ही नहीं, यहाँ पे देखो ये 1 घात है, यहाँ 2 घात है, और ये कितनी घात है, 3 घात है। तो ये 3 घात है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगा, 3। आंसर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बताया गया कि बहुपद ये t² - 15 के शून्यक होंगे। तो शून्य कैसे निकाल पाएंगे, आप यहाँ से ले पाएंगे क्या, ये हो जाएगा p t इक्वल में ये हो जाएगा t² - में 15 के शून्यक होंगे। तो बेटा हम ये भी तो कर सकते हैं क्या कि t² माइनस ये रूट लगा लें यहाँ पे 15 और इसका स्क्वायर कर लें, क्योंकि स्क्वायर से बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर पाएंगे कि ये, अब देखो यहाँ एक प्रॉपर्टी लग जाएगी बेटा, क्या लग पाएगी कि हो जाएगा a² - b² इक्वल में क्या हो जाएगा a + b इन ब्रैकेट a माइनस b, ये सर्वसम्य का अपने पास यहाँ पे लगा पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा t प्लस में √15, और ये क्या हो जाएगा t माइनस में √15। तो अब यहाँ से क्या कर पाओगे बेटा, ये हो जाएगा क्या कि t यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्या कि जब t प्लस में √15 ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t इक्वल में माइनस का √15,
एक यहाँ पे शून्य निकला, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस में √15 और फिर t इक्वल में यहाँ 0 कर लेंगे और यहाँ पे t इक्वल में कितना हो जाएगा प्लस में √15 हो जाएगा। तो एक शून्य क्या आ गया माइनस √15 और यहाँ पे हो जाएगा एक प्लस में √15 जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपको बिल्कुल सही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये दिया गया क्या कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो बेटा जो द्विघात बहुपद होता है उसकी अधिकतम जो संख्या हो जाएगी उसकी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे व्यापक समीकरण क्या है ax² प्लस में bx प्लस में c। तो यहाँ पर इसमें मूल बेटा हम लोग निकालते थे एक अल्फा और एक बीटा। यदि त्रिघात बहुपद हुआ करती क्या ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। तो यहाँ बेटा इसके शून्य क्या निकलते हैं, तो इसके शून्य 3 निकल जाते हैं। यहाँ पे क्या एक अल्फा बीटा और गामा। तो बेटा यहाँ द्विघात का पूछा गया क्या कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो बेटा यहाँ 2 हो जाएगी, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बेटा एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन हो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके जाइएगा और ये मान के चलो कि जो मैथमेटिक्स में जो कुछ भी नहीं पढ़े बच्चे, कुछ भी नहीं पढ़े, वो भी यदि ये वीडियो देख लेंगे तो उनके भी इतने बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे। वो सोचेंगे कि इन वीडियो के क्वेश्चन जो मिले हमको वो हूबहू उसमें देखने को ही मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का शून्य 3 है तो k का मान पूछा है। तो बेटा यहाँ क्या कर सकते हो, ये क्या दिया गया है कि px इक्वल में 2x² प्लस में x प्लस में ये k दिया गया है। तो शून्य है तो इसको शून्य करेगा, यानी p यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 3 प्लस में कितना हो जाएगा k। तो p3 दिया गया तो ये शून्य के तो शून्य करेगा 0, ये हो जाएगा 2 इंटू में 3 का स्क्वायर तो यहाँ 9 हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 3 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल में 9 दूनी 18 हो जाएगा और प्लस में बेटा इधर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में कितना हो जाएगा k हो जाएगा। तो ये 0 और 18 3 कितना हो जाएगा, ये बेटा 21 हो जाएगा, 21 प्लस k हो जाएगा। तो अब हम ये क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 21 है तो इस साइड आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 21 इक्वल में कितना हो जाएगा k। तो k की वैल्यू बेटा यहाँ कितनी निकल रही है माइनस के 21। तो यहाँ k की वैल्यू ये देखो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पे -21 निकल रहा है। तो इस प्रकार से शून्य दिया गया तो आसानी से हम क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये हाँ ये जो दूसरे चैप्टर के MCQ हमारे थे वो कंप्लीट हुए और आगे इसी में जो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए इसमें से अगला ये प्रश्न है क्या, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया बेटा। तो हमको क्या निकालनी है, बहुपद की जो है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद निकाल लेना बेटा। तो हम लोग ये जानते हैं बेटा कि जो शून्यकों का योग होता है वो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, वो हमें दिया गया है। कह रहा शून्यकों का योग था गुणनफल, शून्यकों का योग बेटा कितना दिया गया यहाँ पे -3 या शून्यकों का योग कितना दिया गया यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा -3। और बेटा ये गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया गया, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया 2 दिया गया। तो अपने पास जो बहुपद है उसे निकालने के लिए हमने अपने पास एक समीकरण होती क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये होती है। तो अब यहाँ पे बेटा क्या कर पाओगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या देखिए -3, तो यहाँ हो जाएगा क्या ये -3 और ये बेटा x हो जाएगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है ये 2 दिया गया तो 2 कर पाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा x² और माइनस माइनस बेटा क्या कर पाओगे ये प्लस का हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बेटा समीकरण यहाँ पे निकाल पाएंगे क्या कि x² प्लस में 3x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह रहा था द्विघात बहुपद, यहाँ पे बहुपद निकाल दिया गया। यहाँ पे आप समीकरण ना बोलकर यहाँ क्या बोलेंगे ये बहुपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया कि द्विघात जो बहुपद है द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य बेटा यहाँ पे ज्ञात करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच भी करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे
तो सबसे पहले जो अपने पास ये जो बहुपद है वो कितना दिया गया 6x² -3 और -7x दिया गया। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, शून्यक निकालना होगा। तो शून्यक निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6x², इसे आप सही कर लेंगे 7x और -3, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर पाओगे कि देखो शून्य को निकालने के लिए शून्यकों का तो जो अचर पद और x² का गुणांक है इनका गुणा कर लिया जाता। तो 6 और इधर कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा, माइनस का 6 3 18। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। तो ये हो जाएगा 6x², और हम ऐसे बेटा कर सकते हैं क्या कि 2x और प्लस में यहाँ देखो बेटा कितना कर लेंगे, यहाँ पे माइनस का 9x कर लीजिए। तो माइनस का 9x करेंगे यहाँ पर, ये माइनस का 9x और -3। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत ये है कि देखो 9 दूनी 18, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस 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 का 18 मिलेगा, और यहाँ अचर पद और x² के गुणांक को आप गुणा करेंगे तभी -18 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप वेरीफाई करा पाएंगे। तो यहाँ जो ये दिया गया है, अब इसे आप क्या कर पाएंगे, ये अपने पास हो जाएगा 2x बेटा, यहाँ कॉमन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि ये 2 और 3 6 हो जाएगा, x का गुणा x² हो जाएगा और ये प्लस में 1 हो जाएगा। देखो 2x का गुणा x करेंगे 2x हो जाएगा। अब यही ब्रैकेट ऐसे ही आपको लिख लेना, 3x + 1 हो जाएगा, और बेटा यहाँ कितना कर लेंगे, माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस का 3 का गुणा 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का और माइनस और प्लस -3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बेटा आप क्या कर पाएंगे, एक ब्रैकेट में यहाँ क्या कर पाएंगे कि 2x और -3 हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3x और प्लस में 1 हो जाएगा। ये दो यहाँ पे ब्रैकेट आ गए। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या कि बेटा यदि अपने पास हम ये करें कि 2x और -3 बराबर 0 ले लें, तो बेटा यहाँ क्या निकलने वाला है कि 2x इक्वल कितना हो जाएगा, ये -3 तो हो जाएगा प्लस का 3, और x इक्वल में कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये एक शून्य यहाँ से मिल गया कि 2x -3 दिया गया था, ये 0 के बराबर हो जाएगा, -3 उधर प्लस में हो जाएगा, और यदि ये x का ये गुणांक है तो ये भाग में चला जाएगा। तो ये एक यहाँ से निकल गया पहला शून्य। अगला क्या हो जाएगा बेटा 3x प्लस ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और x इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा -1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा शून्यक अपना आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहीं तक नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यक तो बताइए, और साथ में ये कह रहा है कि गुणांकों के संबंध की सत्यता की जाँच कर दीजिए। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा सत्यता, यहाँ पे सत्यता की हम लोग क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। सत्यता की जांच कर लेंगे। तो सत्यता की जांच में बेटा ये क्या होता है कि जो इनके शून्यक होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जो शून्यक हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बेटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a। तो अल्फ़ा कितना आया हुआ है, अल्फ़ा अपने पास मान के चलो यहाँ पे ये कितना दिया गया 3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और प्लस में ये कितना है अपने पास -1/3 दिया गया, ठीक है। और इक्वल ये -b क्या है, ये -b बेटा आपने ये जो ये समीकरण, इसकी व्यापक समीकरण क्या होती है ax² प्लस में ये bx प्लस में कितना होता है c होता है। तो ये जो b दिया गया है बेटा, ये b क्या है x का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक है। तो यहाँ x का गुणांक -7 है, x का गुणांक कितना है -7 है, तो ये माइनस और ये -7, और नीचे a क्या है बेटा, a देखो x² का क्या है गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो ये 6 दिख रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर पाओगे, ये अपने पास हो जाएगा 3/2 और प्लस माइनस -1/3 इक्वल में माइनस प्लस हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 6। अब बेटा क्या कर पाओगे, इसका गुणा इससे कराओगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, -2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 7 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 9 से बेटा 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 7 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, ये सत्यता की जाँच यहाँ पे करानी थी। तो अभी बेटा सत्यता की जाँच हमने शून्यकों का योगफल कराया, इसी प्रकार से आपको क्या कराना होगा शून्यकों का गुणनफल। तो बेटा जब गुणनफल कराओगे तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखोगे क्या कि शून्यकों का गुणनफल, जो गुणनफल है, गुणनफल क्या हो जाएगा बेटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा c/a होता है, तो c/a होता है तो अल्फा और इंटू बीटा, देखो ये अल्फा है और ये क्या हो जाएगा बीटा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कि गुणा करा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 इंटू में ये हो जाएगा -1/3,
तो ये हो जाएगा -1/3। आप देख पा रहे होंगे x = 3/2 पहला शून्य और दूसरा शून्य -1 कितना है 3 दिया गया। इनका गुणा कराएंगे और यहाँ पे c/a, तो c बेटा क्या हो जाएगा, c देखो अचर पद है, यहाँ पे c क्या है अचर पद है, तो अचर पद अपने पास यहाँ कितना है -3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -3। और a क्या है बेटा x² का गुणांक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे x² का गुणांक कितना दिया गया है 6 दिया गया, तो आप यहाँ पे 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, तो 3 एकम 3 तो -3 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -3 बेटा कितना हो जाएगा 6 बेटा, दोनों साइड यहाँ पे बराबर दिख रहे हैं। तो अब इस प्रकार से आप सत्यता की जांच आसानी से करा पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का पूरा सलूशन इस प्रकार से था कि, और कोई मुश्किल सवाल नहीं, एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से हो जाएंगे और ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आपको अवश्य देखने को इस प्रकार से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया है, ये कह रहा है कि यदि द्विघात व्यंजक kx² प्लस में 5x प्लस में 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान बता दीजिए। तो यहाँ पे जो अपने पास समीकरण दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पे जो समीकरण दे रखी है वो कह रहा है kx² समीकरण बेटा दे रखी क्या, kx² प्लस में 5x और प्लस में कितना हो जाएगा 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान चाहिए बेटा। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर पाएंगे, अब पहली बात तो यहाँ पे आप ये देखें क्या कि जो शून्यक हैं शून्यकों का जो योग है बेटा, योग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा -b/a। और जो बेटा ये शून्यक होते हैं क्या कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का जो गुणनफल है बेटा वो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल में क्या होता है c/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि द्विघात व्यंजक कितना के शून्यकों का योग एवं उनके गुणनफल के बराबर है, यानी योग उनके गुणनफल के क्या है बराबर है, यानी -b/a ये इक्वल है किसके c/a के इक्वल है। तो अब यहाँ से देखा जाए यदि इसकी कंपैरिजन इस समीकरण की तुलना हम किससे कर लें, ax² प्लस में bx प्लस में c से कर लें बेटा, तो यहाँ a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, a की वैल्यू बेटा k दिख रही है, a की वैल्यू कितनी दिख रही है k दिख रही है। और यहाँ से क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पे k हो जाएगा और a की वैल्यू k दिख रही है, और यहाँ पे v की वैल्यू क्या दिख रही है, v की वैल्यू अपने पास मिल जाएगी क्योंकि bx का गुणांक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, तो b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और c बराबर क्या दिख रहा है, तो c बराबर 3k दिख रहा है, तो यहाँ रख लिया जाए तो a से a तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, -b तो यहाँ पे हो जाएगा -b की वैल्यू 5 है बेटा, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 3k दे रखा है, तो यहाँ पे 3k हो जाएगा, तो ये -5 ये हो जाएगा 3 इक्वल में k। तो आपसे सवाल में क्या पूछा गया था, k का मान पूछा गया था। तो कोई मुश्किल नहीं हुई, क्या किया गया है कि शून्यकों का यहाँ पे योग करा लिया गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है बेटा, और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनफल, उनका जो गुणनफल है शून्यकों का योग है, देखो यहाँ पे योग की बात कर रहा है और गुणनफल के बराबर है, तो गुणनफल यहाँ क्या करा लिया, गुणनफल देखो ये था और c/a और इनका योग कितना था -b/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, -b इक्वल में कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या बच रहा था, यहाँ से बच रहा था -b इक्वल में c बच रहा था। तो यहाँ से वैल्यू आप इसकी कंपेरिजन करा पाएंगे, a b और c की वैल्यू रख पाएंगे, b इक्वल 5 दे रखा था, ये माइनस का 5 हो जाएगा, c इक्वल में 3k था, आसानी से आप यहाँ पे -5 कितना कर पाएंगे 3 कर पाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर 3 है, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर जो 2 के बहुपद के क्वेश्चन जो दिए गए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको हम लोगों ने कर लिया है। अगला चैप्टर यहाँ पे दिया गया, चैप्टर 3 दिया गया 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें जो इसके MCQ क्वेश्चन है वो हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अतिलघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखे जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे दिया गया इस चैप्टर का, क्या दिया गया है कि 3x प्लस में 2y इक्वल में 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो अब देखो ये जो पहले वैल्यू है ये x की होती है, दूसरी वैल्यू बेटा किसकी होती है, y की होती है। तो अब यहाँ पे देखो 3x प्लस y, तो अपने पास समीकरण लिख ली जाए 3x प्लस में ये 2y इक्वल में 11। सबसे आसान काम है क्या, ये x का मान है और ये बेटा किसका है, y का। यदि x की वैल्यू यहाँ ये 3 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे और प्लस में इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू y की वैल्यू कितनी रख ली जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या 1 आएगा यहाँ पे
11, ये 11 दिया गया, यहाँ ध्यान देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये 4 दिया गया था तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 11 है तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 हो जाएगा 11 और ये भी कितना हो जाएगा 11। तो बात तो सही यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये x का मान था बेटा, ये किसका मान था, y का, तो यहाँ पे x का मान रख लिया गया। देखो तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और y का मान 4 है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 दूनी बेटा 8 हो जाएगा और 8 3 11 होता है। तो देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से इनको वेरीफाई आप करा पाएंगे। और या फिर दूसरा आप चेक करेंगे तो अभी देखेंगे, यदि x की वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 रखेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 6 कितना होता है बेटा, 12 होता है, लेकिन यहाँ कितना दिया गया 11, तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाले भी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ये अपना पहला ऑप्शन 1,4 आसानी से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बेटा, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल हैं। यहाँ पे हल आप पहचानेंगे, कौन सा पहचानेंगे, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि हल कैसे हैं। तो यहाँ से x और y की वैल्यू दी गई बेटा, यदि x की वैल्यू बेटा 5 रख ली जाए और y की वैल्यू 9 रख ली जाएगी तो यहाँ पर कितना बन पाएगा कि x की वैल्यू 5। तो यहाँ पे समीकरण क्या दी गई कि x प्लस में y इक्वल में यहाँ पे ये 14 दिया गया है। x का मान बेटा 5 रखेंगे प्लस y का मान कितना रखेंगे, 9 रखेंगे, बराबर में 14, 9 5 14 तो होता है, ये भी 14 हो जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, लेकिन इसके साथ में ये वाला भी वेरीफाई होना चाहिए, दूसरी समीकरण भी वेरीफाई होनी चाहिए। तो अब दूसरी समीकरण पे आप जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, x का मान अपने पास कितना दिया गया, ये अपने पास 5 है, माइनस y की वैल्यू कितनी दी गई है, ये 9 है बेटा, इधर कितना दिया गया 4। तो यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये बराबर नहीं होगा 4 से, देखो मामला यहाँ पे फंसा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि पहला वाला ऑप्शन अपना रॉन्ग हो जाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। x की वैल्यू बेटा यदि यहाँ 1 रखोगे और y 0 रखोगे तो 1 और 0 14 कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर ये b होना चाहिए और यहाँ ये c और ये d होना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरे और यहाँ पर ये वैल्यू मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ छूट गया है, तो यहाँ पर मुझको लग रहा है कि ये 5 होना चाहिए। दूसरा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार इसको, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 9, ये हो जाएगा 9 और प्लस y की वैल्यू बेटा यहाँ से ले ली जाएगी 5, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा इस प्रकार से। और यदि ये वैल्यू यहाँ रख ली जाएगी, यहाँ बच्चे ध्यान दें कि x की वैल्यू यदि हम 9 रखेंगे, 9 माइनस y की वैल्यू बेटा यहाँ कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 4, 9 से 5 निकलेगा तो बेटा 4 बचेगा, इधर भी कितना बचेगा 4, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा कि x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इधर जितना इधर उतना ही इधर आएगा, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो आसानी से आपका आंसर मैच कर जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं तब रैखिक समीकरण का युग्म होगा। तो बेटा अब याद रखेंगे अपने पास ये समकोणिक निर्देशांक है, कोई एक रेखा ये जाएगी और कोई रेखा इस प्रकार से जाएगी। यदि यहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं तो ये प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि जब प्रतिच्छेद करती रेखा की समीकरणें होती तो बेटा उनका हल एक होता है। तो यहाँ पर जो एक हल होता है उसे अद्वितीय हल भी कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं तब रैखिक समीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा ये वेरीफाई करा देना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कि पहली कंडीशन यहाँ पे कि ये पहली कंडीशन क्या होती है कि a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल में 0, और फिर या यहाँ पे ये तो समीकरण हो जाएंगे। आप इस प्रकार देखें a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो ये बेटा जो ये दिया गया ये प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण होता है, और जो प्रतिच्छेद करती रेखा का समीकरण होता है उसमें जो हल की हम बात करें तो हल इसका अद्वितीय होता है, अर्थात एक हल होता है। और यदि निकाय की बात करें बेटा तो निकाय इसका बेटा कैसा होता है, तो संगत होता है। तो यहाँ जो हमसे पूछा गया वो क्या पूछा गया कि रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी हैं, तो प्रतिच्छेदी हैं तो बेटा हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं तब रैखिक समीकरण का, ये तो वही क्वेश्चन है। अगला पी के किस मान के लिए समीकरण इतना, पी के किस मान के लिए समीकरण ये दिया गया 3x माइनस वाई
प्लस 8 इक्वल 0 और 6x माइनस पी वाई प्लस 16 इक्वल 0 संपाती रेखाएं निरूपित करेंगे। तो संपाती रेखा की बेटा कंडीशन क्या होती है, ध्यान दें कि a1 बाई a2 इक्वल में b1 बाई b2 इक्वल में c1 बाई c2। ये संपाती रेखा की समीकरण होती और समांतर की ये संपाती की है, संपाती रेखा की ये समीकरण है, संपाती रेखा। और यदि हम समांतर की बेटा बात करें तो समांतर रेखा में क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे ये क्या हो जाएगा a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल c1 बाई c2, डज नॉट इक्वल c1 बाई, ये समांतर रेखा है। लेकिन हमसे यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, संपाती की कह रहा। तो आप यहाँ पे इसकी तुलना, क्योंकि MCQ है तो आप उतना समय नहीं दे पाएंगे इस पे, तो यहाँ ये कितना दिया गया 3 और y कितना कर पाएंगे, ये 6 हो जाएगा इक्वल में, ये देखो कितना दिया गया, ये y है तो इसका जो गुणांक होगा वो -1 रहा होगा, तो कितना रहा होगा -1, और नीचे ये कितना दिया गया, तो ये माइनस का p दिया गया है इक्वल में। ये देखो अचर पद कितना है, ये 8 दिया गया है और ये अचर पद कितना है, यहाँ पे 16 दिया गया, 16 दिया गया। तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई p इक्वल में 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि p की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 दिख रही है। कैसे दिख रही है, 1 से 1 कैंसिल, p देखो कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, चाहे आप इधर देख लें या इधर, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ यही क्वेश्चन कह रहा है p के किस मान के लिए समीकरण जो है संपाती है, तो संपाती है तो बेटा संपाती में तीनों कंडीशन क्या होती है, बराबर होता है, अर्थात a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। इस आधार पर बेटा हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। ये ऑप्शन बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 बेटा दिया गया, इसमें कह रहा है युगपत समीकरण इतना और इतना का निकाय कैसा। तो निकाय कैसा, तो सबसे पहले बेटा ये चेक करना पड़ेगा कि समीकरण का प्रकृति कैसी है, प्रतिच्छेद करती है या फिर समांतर है या फिर संपाती है। तो इनकी तुलना आप करेंगे, पहली समीकरण की तुलना बेटा किससे की जाती है कि a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल में 0, और जो दूसरी समीकरण इसकी तुलना बेटा क्या करोगे, a2x प्लस में b2y b2y और प्लस में c2 इक्वल में 0। यहाँ से कंपैरिजन करके a1 b1 और c1 के मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे फिर हम उससे निकाय पहचान पाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल में b1 बाई b2 इक्वल में c1 बाई c2 से हम लोग निकाय चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए ये पहला वाला जो ये मान होता है a1 का होता है, ये हो जाएगा 2, और ये बटे में यहाँ पे x का यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि MCQ तो आप ऐसे ही वैल्यू रखेंगे। ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और वहाँ कितना है 6 है, और इधर हो जाएगा कितना -5, और वो कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि अब इसे हम काट नहीं सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। तो तीसरी कंडीशन पे जाकर के बराबर, दूसरी कंडीशन में नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन अभी हमने बेटा आपको अवगत कराया था क्या कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और डज नॉट इक्वल c1 बाई c2। ये अभी हमने बताया था बेटा, ये किस में, ये समांतर रेखा में होता, और ये समांतर रेखा बेटा जो होती है क्या, समांतर रेखा। तो समांतर रेखा जो होता है, तो समांतर रेखा में क्या होता है कि इसके कोई हल नहीं होते। यदि हम हल की बात करें बेटा, तो हल इसका कोई नहीं होगा, और जब हल कोई नहीं होगा तो इसका निकाय कैसा होगा, असंगत होगा। निकाय कैसा होगा बेटा, असंगत। तो यहाँ पर ऑप्शन ये बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि प्रतिच्छेद करती रेखा से की जो समीकरण होगी और जो संपाती रेखा की समीकरण होगी उसमें ही निकाय संगत होगा, और बाकी जो समांतर रेखा के समीकरण उसका निकाय बेटा क्या होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पर जो ये समीकरणों के आधार पर जो निकाय निकला, क्योंकि समीकरण ही निकले क्या, समांतर रेखा होगी और समांतर रेखा की समीकरण निकलेगी, तो निकाय कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि समीकरण 4x प्लस 2y इक्वल में k में यदि x इक्वल 2 है और y इक्वल बेटा कितना दिया गया 1 है, तो k का मान होगा। तो k का मान क्या होगा, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 बाई वहाँ से, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे x और y की वैल्यू दे रखा, कोई समस्या ही नहीं, k का मान आपको निकाल लेना है। तो हो जाएगा 4x प्लस में 2y
इक्वल में के दे रखा है, तो x की वैल्यू बेटा 2 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 और प्लस में हो जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू बेटा कितना दे रखा है यहाँ पे 1 है, इक्वल में के हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 होता है बेटा, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा के, और 8 2 कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा के, तो के का मान कितना दिख रहा है 10 दिख रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अब ये एमसीक्यू तीसरे चैप्टर के कंप्लीट हुए और जितने लगभग ये एमसीक्यू करवाए गए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगले इसी चैप्टर में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए, तो आइए इन चैप्टर उसमें बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ये जो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, ये बेटा क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा समीकरण इतना के अनंत हल होंगे, किस मान के लिए। तो अब यहाँ पे क्या कह पाएंगे, पहली समीकरण बेटा कितना दिया गया है कि 3x माइनस का 2y इक्वल में 0 दे रखा है, और अगला क्या दे रखा है दूसरी समीकरण, ये दे रखा है बेटा क्या के x प्लस में 5y इक्वल में 0 है। तो अब ये तो एमसीक्यू का नहीं रहा, क्योंकि अब इसे तो हल करना होगा, तो इसको इस प्रकार से हल करें, यहाँ पे हल करेंगे कैसे, लिखेंगे क्या कि ये जो दिया गया क्या कि पहली समीकरण है क्या 3x माइनस का 2y इक्वल में 0, तथा ये दूसरी समीकरण क्या बेटा ये हो जाएगा के एक्स प्लस में ये 5y इक्वल में 0 है। तो ये कहीं ना कहीं पहली समीकरण हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, ये बेटा दूसरी समीकरण हो जाएगी। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण एक की तुलना, फर्स्ट की तुलना बेटा किससे कराएंगे, a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर 0 से करने पर। तो अब यहाँ पे करेंगे तो बेटा a1 इक्वल में कितना दिख रहा है, a1 मतलब x का यहाँ पे गुणांक तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, b1 कितना दिख रहा है बेटा यहाँ पे -2 दिख रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, और यहाँ पे c1 कितना दिख रहा है, तो ये c1 अपने पास बेटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकंड की तुलना कराएंगे। इसी प्रकार समीकरण सेकंड की तुलना बेटा की जाएगी, तुलना किससे की जाएगी, a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल 0। इस प्रकार समीकरण सेकंड की तुलना हम लोग करेंगे। तो सेकंड की करेंगे तो बेटा a2 इक्वल में कितना दिख रहा है, a2 में k दिख रहा है, और यहाँ पे b2 इक्वल में कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है, और c2 इक्वल में कितना दिख रहा है 0 दिख रहा है। तो अब यहाँ पर अनंत हल होंगे, और बेटा अनंत हल किसके होते हैं, अनंत हल जिसमें होते हैं वो संपाती रेखा की समीकरण होती है, संपाती में। तो तब इसकी तुलना किससे करेंगे, तब a1 बाई a2 इक्वल में बेटा b1 बाई b2 इक्वल में c1 बाई c2 से हम लोग तुलना कर पाएंगे। क्यों ऐसे लिख दिया हमने, क्योंकि अनंत हल हैं, और अनंत हल ये इंडिकेट करता है क्या कि ये संपाती रेखा की समीकरण रहा होगा। तो आगे बेटा क्या कर पाएंगे, तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 3 बाई a1 की वैल्यू 3 है, a1 रखेंगे, a2 की वैल्यू अपने पास कितना है k है, इक्वल में ये कितना हो जाएगा -2 बाई ये कितना हो जाएगा b2 का मान 5 हो जाएगा, ये तो दोनों 0 दिए ही गए। तो अब क्या कर पाएंगे बेटा, इसका गुणा इससे कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा 15, और बराबर में k का -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे k आ जाएगा। तो ये -2 k का गुणांक में है, तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये 15 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे लगा दीजिए आप, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार कर लेंगे कि 15 और ये माइनस ये 2 इक्वल में क्या हो जाएगा k। तो ये बेटा k का मान यहाँ पे निकल आया, k का मान। तो क्या किया गया, समीकरण फर्स्ट की तुलना कर ली गई, समीकरण सेकंड की तुलना बेटा कर ली गई, और तुलना करने पर यहाँ पर हम लोग, क्योंकि वहाँ पे अनंत हल कह रहा था, अनंत हल के लिए यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ये संपाती रेखा की जो समीकरण होती है उससे तुलना कराएंगे। इस प्रकार से k की वैल्यू -15 बटे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, -15 बटे कितना हो जाएगा बेटा 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग निकाल पाएँ। और नेक्स्ट इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या कह रहा है, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर, इसका बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो केवल बीजगणितीय रूप केवल समीकरण बना देना है। तो ये मान चलो कि बेटा यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे हल करेंगे तो ये मानो यहाँ पे मानना पड़ेगा क्या कि माना जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो x रही होगी, तथा दूसरी संख्या है बेटा, दूसरी संख्या वो बेटा क्या रही होगी y। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने के अंतर का 9 गुना। तो पहली संख्या बेटा 3 है, x मान लिया, और तथा दूसरी संख्या बेटा हमने क्या मान लिया, y मान लिया। यहाँ पे लिख पाएंगे क्या कि प्रश्नानुसार कह रहा
एक संख्या का 3 गुना, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या x है, इसका बेटा कितना 3 गुना, और जो दूसरी संख्या दी गई दूसरी संख्या के 2 गुने के, तो दूसरी संख्या बेटा कितना हमने 2y मान लिया, ये अपने क्या हो जाएगी दूसरी संख्या। पहली संख्या का बेटा कितना 3 गुना और दूसरी संख्या कितना 2 गुना, संख्या के 2 गुने का अंतर, इन दोनों का बेटा अंतर पूछ रहा, अंतर कितना है ये 9 दिया गया है। तो ये देखो समीकरण यहाँ से बन के तैयार होगी। कह रहा है एक संख्या का 3 गुना, पहली संख्या बेटा इसका 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर, अंतर बेटा कितना दिया गया 9 दिया गया। इस प्रकार से आप यहाँ पे बीजगणितीय रूप में समीकरण बना पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपने पास ये यहाँ पे दिया गया। तो देखो यहाँ पे 3 विधियाँ दी गई थी, जिसमें से एक विधि हटा दी गई उसमें बोर्ड एग्जाम में, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि 2 विधियाँ दी गई। लेकिन जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको हल कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये पहली समीकरण बेटा क्या है s माइनस टी इक्वल में कितना दे रखा है 3, इससे इक्वल इसे समीकरण 1 बना लेंगे। और दूसरी समीकरण बेटा क्या अपने पास s/3 और प्लस में ये बेटा t बाई कितना 2 दिया गया है, इक्वल में 6 दिया गया, इसका बाई 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ पे s से कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 2s हो जाएगा, और प्लस में 3 का गुणा t से कराएंगे तो ये हो जाएगा 3t हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 6/1 हो जाएगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा करा लेंगे, तो 1 से कराएंगे तो ऐसे ही रहेगा 2s रहेगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 3t हो जाएगा, और इक्वल में कितना हो जाएगा 6 6 कितना हो जाएगा बेटा 36 हो जाएगा। तो ये जो 36 है, अब ये समीकरण आपकी कौन सी हो जाएगी, ये दूसरी समीकरण निकल आई। तो पहली समीकरण ये और दूसरी समीकरण ये, तो हम क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट से क्या कर पाएंगे बेटा, ये दिया गया कि s इक्वल में ये हो जाएगा 3 और ये प्लस में t हो जाएगा। कि अब यहाँ पे देखें ये माइनस का t उस ओर जाएगा तो काहे को जाएगा प्लस का t हो जाएगा। तो इससे समीकरण यहाँ से आप 3 भी बना सकते हैं, और ये s का मान 3 प्लस कितना हो जाएगा t हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए, s का मान समीकरण सेकंड में रख लेते हैं। s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 2, और s की वैल्यू यहाँ से देखी जाए बेटा कितना है 3, और प्लस में ये t और s की वैल्यू, और ये प्लस में कितना हो जाएगा 3t और इक्वल में कितना हो जाएगा 36। 2 का गुणा 3 से कराओगे बेटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में ये 2t हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो जाएगा बेटा ये 3t यहाँ पे दिया गया, और इक्वल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5t हो गया, और ये प्लस का 6 उधर साइड जाएगा माइनस को हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो 5 6 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो t का मान यहाँ पे बेटा कितना निकल आया 6 निकल आया। तो अब t का मान 6, तो इस समीकरण इसको थर्ड में रख लिया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा s का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे अब क्या बेटा कि समीकरण थर्ड में बेटा किसका मान रखाएंगे t का मान। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण थर्ड में t का मान रखेंगे। तो बेटा समीकरण थर्ड क्या है देखो s इक्वल में 3 और प्लस में t की वैल्यू कितनी है 6 है, तो s इक्वल में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से s और हम लोग t की वैल्यू निकाल पाएंगे, जो कि क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और यहाँ पे s और t की वैल्यू निकालिए। तो बेटा इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन विधि है, और यदि विलोपन विधि रहा होता तो हम लोग वो समीकरण उस तरीके से बना करके और x या y के गुणांक मैच करा करके फिर वहाँ से x और y की वैल्यू जैसे निकालते थे, इसी प्रकार यहाँ s और t की वैल्यू हम लोग निकाल पाते। अगला क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य बेटा 360 रुपये है, और नीचे दिया गया और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य कितना दिया गया 520 रुपये है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य बता दिया जाए। तो सबसे पहले तो बेटा ये मानना पड़ेगा कि अपने पास कुर्सी होगी। तो यहाँ पे देखिए हल में, तो यहाँ पे यदि 4 कुर्सी तथा 7 मेजों का मूल्य, तो मान के चलेंगे क्या कि माना एक कुर्सी का जो मूल्य रहा होगा बेटा वो कितना रहा होगा बेटा x रुपये रहा होगा, कितना रहा होगा x रुपये रहा होगा, तथा एक मेज का देखा जाए उसमें, तो एक मेज का जो बेटा मूल्य रहा होगा वो मूल्य कितना रहा होगा y रुपये रहा होगा। तो कुर्सी एक है वो मतलब एक कुर्सी का मूल्य x रुपये रहा होगा तथा एक मेज का मूल्य
वाई रुपये रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है 4 कुर्सी, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस में 7 मेजों का मूल्य, तो कितना हो जाएगा 7y इक्वल में कितने रुपए बेटा 360 रुपये। ये समीकरण एक इस प्रकार से यहाँ पे निकाल पाएंगे। इसी प्रकार बेटा इसी प्रकार दूसरी समीकरण भी निकाल पाएंगे क्या कि इसी प्रकार ये कहा जा रहा है कि अपने पास 6 कुर्सी, तो बेटा क्या कर पाओगे 6x प्लस में कितना 10 मेजों का मूल्य, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10y और इक्वल में कितना दिया गया बेटा 520। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी सेकंड हो जाएगी है। तो एक कुर्सी तथा एक का मेज का मूल्य निकालिए। तो चाहे आप विलोपन विधि से हल कर पाएँ या प्रतिस्थापन से, तो यहाँ पर हम लोग किसी एक विधि से इसको हल कर लेते हैं। विधियां दोनों आसान हैं। आप यदि आपसे क्वेश्चन में कहता कि इस विधि से करें तभी आप उस विधि से करें, या आपसे क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है तो आप किसी भी मेथड से आप इसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे तभी जाकर कहीं ना कहीं एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मिल पाएगा। तो या तो अब ये काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम लोग गुणा लगा लें। अब या तो x बराबर कराएं या तो फिर क्या कराएं y बराबर कराएं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग इस समीकरण में क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखो ये 6 है और ये 4 है, तो कहीं ना कहीं 12 तो बन जाएगा। तो इस समीकरण में 3 से गुणा करा लेते हैं और इस टोटल समीकरण में किससे गुणा करा लेते हैं 2 से करा लेते हैं। तो अपने पास x बराबर हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा तो हम लोग x और y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो बेटा यहाँ पे यदि इस समीकरण में यदि हम 3 का गुणा कराएंगे तो इधर कितना हो जाएगा 3 चौके 12x हो जाएगा, और 7 त्रिक कितना हो जाएगा बेटा ये 21 हो जाएगा, 21y हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का गुणा इधर भी कराएंगे तो ये इधर कितना हो जाएगा 360, और गुणे में बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर पाओगे इसका गुणा 2 से करना होगा, तो 2 3 6 दूनी कितना हो जाएगा ये 12x हो जाएगा बेटा। यहाँ पे प्लस 10 दूनी कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा, 20y, और इक्वल में यहाँ कितना हो जाएगा 2 से गुणा कराओगे तो 540, यहाँ पे 520 दिया गया है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1040 हो जाएगा। तो 1000 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 से गुणा कराएंगे तो 1040 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कराएंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे बेटा। तो यहाँ देखो ये माइनस, ये प्लस का तो माइनस, ये भी प्लस का तो काहे को हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ये 12x से 12x तो कैंसिल हो गया, ये माइनस 20y से 21 निकलेगा, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा यहाँ पे ये अपने पास ये देखो 21 है ये 20 है, तो इधर कितना बच जाएगा अपने पास ये y बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा y, और यहाँ से इसका गुणा ही करा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 6 18, हासिल 1 हो गया, और 3 त्रिक 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1080, और यहाँ कितना बचा 1040। बेटा कितना बचा होगा 40, क्योंकि 1080 से 1040 हम घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा। तो ये y का मान निकल आया। अब y का मान चाहे हम समीकरण फर्स्ट में रख सकते हैं या समीकरण सेकंड में रख सकते हैं, तो अपने पास किसका मान मिल जाएगा बेटा यहाँ पे x का मान मिल जाएगा। तो किसी समीकरण में लिख लेते हैं, तो ये y का जो मान है y का मान बेटा समीकरण हम किस में रख ले रहे हैं फर्स्ट में रख ले रहे हैं। फर्स्ट में रखेंगे तो ये फर्स्ट ये समीकरण है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x, ये समीकरण अपने पास जो दी गई है ये हो जाएगा क्या कि 4x और ये प्लस 7y, तो हो जाएगा 7 इंटू वाई की वैल्यू है कितनी यहाँ पे 40, और इक्वल में इधर कितना दिया गया 360 दिया गया। तो ये भी हो जाएगा क्या बेटा 4x प्लस में 7 चौके 28 यानी 280, और इधर कितना हो जाएगा 360। तो अब ये हो जाएगा क्या बेटा 4x, और ये हो जाएगा 360 माइनस का 280 यानी 4x इक्वल में तो ये हो जाएगा 0। इधर 16 से 8 तो 8 ही बचेगा, इधर अपने पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 80, 4 से काटोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 0। तो x बराबर कितना आ गया ये 20 आ गया। तो x का मान 20 निकला है बेटा, और y का मान कितना निकला है यहाँ पर 40 है। तो यही आपसे कह रहा है कि एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य, तो यहाँ पर एक कुर्सी, तो कुर्सी आपने किसको माना था x, तो ये एक लाइन आपको जरूर लिखना होगा लास्ट में, अतः करके इसमें क्या लिखेंगे अतः एक कुर्सी, एक जो कुर्सी है बेटा कुर्सी का मूल्य क्या निकला है, एक कुर्सी का मूल्य बेटा कितना दिया गया है 20 रुपये, कितना आ गया 20 रुपये, तथा एक मेज का जो मूल्य है बेटा वो कितना हो जाएगा, मेज का मूल्य, क्योंकि मेज आपने किसको माना था y को, y की वैल्यू कितनी 40, तो एक मेज का मूल्य 40 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप निकाल पाएंगे, क्योंकि x और y की वैल्यू निकालनी थी, वही मेज और कुर्सी थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है
कह रहा दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो संख्या दिया गया है, कोई एक संख्या x रही होगी बेटा और दूसरी संख्या क्या रही होगी y। तो यहाँ पर मान के चलते हैं बेटा कि जो माना पहली संख्या रही होगी बेटा वो क्या रही होगी x रही होगी, तथा दूसरी संख्या जो बेटा रही होगी वो क्या रही होगी y। यहाँ पे प्रश्नानुसार यदि हम देखें, हमसे क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 है, तो बेटा ये x और ये प्लस y दोनों का योग कितना है 8 है। समीकरण 1 यहाँ से तैयार हो जा रही है। फिर कह रहा है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग। तो अब पहली बात तो ये देखें कि संख्या अपने पास यदि x है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा 1/x हो जाएगा, यदि y है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो इनका कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रम बेटा 1/x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1/y। इनके व्युत्क्रम कर लिए गए और इनका क्या ले लिया गया यहाँ पे योग। व्युत्क्रमों का योग कितना है यहाँ पे बेटा 8 बटे कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो हम क्या कर पाएंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो ये y इससे करेंगे y और ये हो जाएगा x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा xy इक्वल में कितना हो जाएगा 8 यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो x प्लस y लिखें या y प्लस x लिखें, ये क्रम विनिमय नियम है ना। तो ये तो वही चीज़ है क्योंकि ये तो दिया ही गया x प्लस y इक्वल में 8 दिया गया। यहाँ से देखा जाए क्योंकि ये x प्लस y की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ क्या निकल आएगा कि जो x y है इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो ये समीकरण यहाँ पे सेकंड है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं समीकरण प्रतिस्थापन विधि लगा, कोई भी लगा देते हैं। तो यहाँ से हम x या y की वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा यदि हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि y इक्वल में 8 माइनस वाई कर पाएंगे बेटा, ये प्लस का y उस साइड तो माइनस का y हो जाएगा। तो ये y का मान समीकरण कहाँ सेकंड में रख लेंगे, तो बेटा हो जाएगा x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा बेटा 15। तो यहाँ पे x y इक्वल 15 है, सही है, हाँ ठीक है। और यहाँ पे x y इक्वल 8 माइनस वाई x, ठीक है। तो चलो 8 माइनस वाई, तो यहाँ पे ये इरर है, ये हो जाएगा, सही तो था 8 माइनस 1 मिनट यहाँ से ध्यान दें जरा, ये हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया कि y को लिखेंगे तो ये x हो जाएगा ना, ये वाला यहाँ पे ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का x उस साइड आ जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, ये वाला ये हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ हमने y की वैल्यू रखा तो x और y की वैल्यू 8 माइनस एक्स इक्वल में हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 8x माइनस का x स्क्वायर और इक्वल में ये 15। तो यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे कि ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 8x और माइनस का 15 इक्वल में 0। तो माइनस का बोथ साइड हम लोग गुणा करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर और ये माइनस का 8x हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा 15 इक्वल में कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है और अचर पद कितना है 15। तो इसका फैक्टर कर लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बनाओगे यहाँ से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस में 15 में, तो हम कर पाएंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 3x और प्लस में हो जाएगा बेटा 15, क्योंकि 5 3 15 माइनस माइनस प्लस का 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर पाएंगे यहाँ पे कि अब यदि हम यहाँ पे x कॉमन करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा कि x, हाँ सही है, x का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा और यहाँ क्या कर पाएंगे x माइनस 5। तो बेटा यहाँ पे कितना कर रहे हैं -3, तो -3 का गुणा x से करेंगे तो -3x हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में कितना हो जाएगा x माइनस का 5 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग करना क्या है कि यहाँ पे दो संख्याएँ दी गई थी और उनको संख्याएं ज्ञात करना। तो यहाँ पर पहले तो x का मान तो मिले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और फिर x माइनस 3 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझको लग रहा है दो कंडीशन बन रही है यहाँ पे, यदि x का मान 5 लिया जाएगा तो y का मान कुछ अलग आएगा और यदि x का मान 3 लिया जाएगा तो y का मान अलग आएगा। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि जब x बराबर 5 तो
y बराबर क्या मिलेगा, क्योंकि बेटा दो संख्याओं का जो योग दिया गया था वो कितना दिया गया था, 8 दिया गया है। तो जब दो संख्याओं का यहाँ लिखा कि x जो प्लस y है इसका योग कितना दिया गया, 8 दिया गया है, तो x की वैल्यू यदि हम 5 ले लेंगे, x की वैल्यू यदि हम 5 ले लेंगे और प्लस y इक्वल में इधर 8 हो जाएगा, तो y इक्वल में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कब, जब x इक्वल 8, x इक्वल 5, x इक्वल कितना हो जाएगा 5, x इक्वल 5 हो जाएगा तो y इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार जब बेटा x इक्वल क्या ले लिया जाएगा 3, तो जब x इक्वल 3 हो जाएगा, जब x इक्वल 3, तो यहाँ से देख सकते हैं कि यदि x था ये y था, यदि ये 3 ले लेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, y इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू हम लोग आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। दो संख्याएं दी गई, उनका ये संख्या दी गई थी, उनका योग हो गया और उनके व्युत्क्रमों का योग दिया गया था, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल पाएंगे उसको। हाँ, ये बेटा ये क्वेश्चन था कि दो अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों का जो पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो हम ये यहाँ पे ये हम लोग जानते हैं कि जब दो अंकों की संख्या होती है, यहाँ पे देखें जो दो अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे जो बेटा दो अंकों की संख्या क्या होती है, दो अंकों की जो संख्या है बेटा वो क्या होती है, वो 10x प्लस वाई होती है। दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, और प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, फिर कह रहा अंकों को उलट दिया जाए तो ये बेटा क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, और कह रहा इन दोनों का जो योग है वो 66 है। वो योग कितना है 66। कह रहा दो अंकों से बनी एक संख्या, ठीक है, ये दो अंकों से बनी संख्या हो गई। कह रहा उसके अंकों को क्या कर दिया जाए बेटा, उलटने पर अंकों को हम क्या कर दे रहे हैं, उलट दे रहे हैं, का योग बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 66 है। फिर और आगे क्या कह रहा है कि यदि अंकों का जो अंतर है, तो अंक बेटा एक x है और एक क्या है y, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया 2, एक समीकरण यहाँ सेकंड निकाल पाएंगे तो संख्या बता दीजिए। तो अब यहाँ से क्या कर पाएंगे, ये बेटा अपने पास कितना हो जाएगा 10x और प्लस में ये y हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 10y और प्लस में हो जाएगा x इक्वल में कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो अब यहाँ 10x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा बेटा 11x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 11x और प्लस में 10y 1y तो कितना हो जाएगा 11y और बराबर में कितना हो जाएगा 66। बेटा 11 तो यहाँ से कॉमन कर पाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल में कितना हो जाएगा ये 66 हो जाएगा। तो 11 एकम 11 और 11 छक्का 66 ये कर पाएंगे। तो ये x प्लस जो y है ये बेटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x प्लस वाई का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ से एक समीकरण यहाँ से निकल जाएगी और दूसरी समीकरण वहाँ से दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई। तो यहाँ पे रख लेते हैं क्या कि x प्लस ये y और इक्वल में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये दूसरी समीकरण थी, यहाँ पे ये पहली समीकरण है। तो ये पहली समीकरण है, तो अब यहाँ क्या कर पाएंगे, ये माइनस वाई और प्लस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बेटा। x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और 6 दो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 होता है, x बराबर बेटा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। x का मान 4 आ गया, तो बेटा x का मान 4 आ गया तो आप यहाँ भी रख सकते हैं समीकरण में। तो x का मान 4 हो जाएगा प्लस y का मान ये y है और इक्वल में 6 हो जाएगा। तो y आप ऐसा ही रखेंगे, ये प्लस का 4 है बेटा उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 से तो यहाँ 6 माइनस 4 हो जाएगा। तो y का मान बेटा कितना मिलेगा, तो ये अपने 2 मिलेगा। तो y का मान बेटा यहाँ 2 आ जाएगा और x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से अभी हमको संख्या बतानी है। ये तो x और y के मान आए हैं, तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, संख्या थी बेटा क्या 10x प्लस में y हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 और इंटू में x का जो मान बेटा कितना आया हुआ है, x का मान आया हुआ है 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 और प्लस y का मान बेटा कितना आया है, यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा 10 चौके 40 और प्लस में 2, ये कितना निकल जाएगा 42। तो ये आपसे संख्या पूछ रहा था कि दो अंकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, तो संख्या अपनी ये हो जाएगी 42 हो जाएगी। मुझको लग रहा है लास्ट प्रश्न बचा हुआ है और लगभग तीसरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया पूरा। और ये दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन ये दिया गया है। तो लास्ट क्वेश्चन जो इसमें ये है, कह रहा कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का जो योग 9 है यहाँ पे। तो हाँ, ये जो लास्ट क्वेश्चन है हम ये चाहते हैं कि उसी प्रकार का है, तो ये बच्चे आप करेंगे तो ये
आप होमवर्क की तरह आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो आप इसी प्रकार से बना पाएंगे ये अंकों का योग। यहाँ पे तो x प्लस में y हिंट दिए दे रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 9। समीकरण फर्स्ट बना लीजिएगा। और आगे अगर संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा, और उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 10y और प्लस x हो जाएगा। और इसका ये योग ये 27 अधिक, तो प्लस 27 आप इधर कर लीजिए और इसे हल कर लीजिएगा, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। और ये आज का लास्ट ये क्वेश्चन था। हाँ ये लास्ट है। तो सभी बच्चे ये जो 3 चैप्टर करवा दिए गए हैं आपके, और अगली जो वीडियो होगी उसमें 2-3 चैप्टर आपके करवा दिए जाएंगे, जिसमें से 3 लेक्चर हमारे हो जाएंगे और बाकी अजय सर आपको कराएंगे। वो भी बहुत सेकंड मैथमेटिक्स वो बहुत बेहतरीन कराते हैं, और सभी बच्चे ये ज़रूर बेहतरीन तरीके से हल करके जाएंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।